वेरी गुड मॉर्निंग सैनी जी, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी मैं लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आपका इस सेशन में स्वागत है। आज आप 5वें दिन जो है छात्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको साधुवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को। सर, ज्ञानदूत प्रोग्राम के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर, जिनका आप हमें आंसर्स बता के बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए सर। उसमें आपकी बहुत बहुत थैंक यू सर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर आज के लिए, व्हाट इज वीटो पावर? Dear students, again first of all I am thankful for Honorable Commissioner Sri Sandesh Nayak sir who gave me a golden opportunity to discuss with the dear students, and also I am thankful to Professor Dr. B.R. Bishnoi, Principal Government Law PG College Bikaner, as well coordinator of this Jnandut program, Dr. Parveen ma'am and Meenakshi Kumar and the entire GLC team. Thanks a lot. Thank you so much. Now I'm coming to the point, and the first question gave me by the ma'am is what is veto power? Dear students, basically veto power को हम दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे जहां यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स होती है, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से अपने वीटो का प्रयोग करते हैं। वीटो इज द बेसिकली वर्ड ऑफ लैटिन एंड इट इज टू मीन द प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज को निषिद्ध करना। इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य राज्य होते हैं, वो इसको वीटो कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी प्रस्ताव या जो रूल या जो लॉ उस यूनियन के द्वारा बनाया जा रहा है उसको पूरी तरह से प्रतिषिद्ध करना, वो उस पर सहमत नहीं है और वो वीटो करने के बाद में पारित नहीं हो पाता है। अगर इंडियन एस्पेक्ट में हम देखें तो हमारे यहाँ महामहिम राष्ट्रपति को इस प्रकार की वीटो पावर जो है वो प्राप्त है। जब भी इसका एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि आप जो वो किसी कानून को रोक लेने की शक्ति जो है वो रखते हो। तो जब हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारी पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई विधेयक संसद में लाया जाता है और उसको जब पारित करवाना होता है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय की सहमति उस विधेयक के प्रति नहीं होती है, तो उस विधेयक को, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, आप जो लाइन में बोल रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा संसद में वापस पुनर्विचार हेतु भेजा जाता है। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। और अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्लियामेंट में ये तो मसूद अजहर का मामला आया था, तो इंटरनेशनल लेवल पे था और वो चाइना ने जो वो उसको वीटो कर दिया था, तो उसको जो वो टेररिस्ट घोषित करने पर रोक लगाने पर बात थी और चाइना इस पर सहमत नहीं था। ठीक इसी प्रकार से जैसे कल और हम पहले चर्चा कर रहे थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति को इस प्रकार की वीटो की शक्तियां हैं, तो पोस्टल बिल की और महिला रिजर्वेशन बिल की हम अगर बात करें तो महामहिम राष्ट्रपति जो वो इस प्रकार की शक्तियां रखते हैं कि वो संसद द्वारा पारित होने के पश्चात भी इस प्रकार के विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। तो दिस इज वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट मैडम। सर अगला क्वेश्चन यह है सर, संवैधानिक विकास का मुख्य ढांचा जो मेन स्ट्रक्चर है वो किस देश की देन है सर? देखिए, संवैधानिक विकास तो बेसिकली संविधान बनने के बाद तो हुआ, उसका विकास तो हमने खुद किया है। लेकिन अगर हम प्रियर टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें, उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट वास्तव में शुरू हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रीम में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की शुरुआत 1858 के भारत सरकार अधिनियम से प्रारंभ हुई और उसके बाद
सो मैनी एक्ट जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतवर्ष में लाए गए, उसमें से जो महत्वपूर्ण अधिनियम थे वो 1909 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का दोहरी शासन पद्धति और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसके माध्यम से जो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। और इसके अतिरिक्त जब हमारी संविधान निर्मात्री सभा बैठी और उसने जब इस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, तो वो हम पहले भी इसके लिए चर्चा कर चुके हैं कि बहुत सारे संविधानों के अध्ययन के पश्चात ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन था, यूके का था, कनाडा का था, कुछ प्रोविजंस हमने जर्मनी से लिए, कुछ प्रोविजंस हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। तो अलग अलग जो है वो चीजें हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली, लेकिन इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जो छाप है वो दो महत्वपूर्ण संविधानों की है, वो है यूएसए का संविधान और यूके का संविधान। तो इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कि किसी विषय पे अगर कोई केंद्रीय सरकार कानून बनाती है और वह कानून राज्य सरकार को पसंद नहीं आता है, तो क्या राज्य सरकार उस कानून को जो केंद्रीय सरकार ने बनाया है उसे मानने से इनकार कर सकती है क्या सर? देखिए, इसको हम रिवर्स पॉइंट से लेते हैं। मैंने एक उदाहरण आपको बताया था कि राजस्थान में एक एंटी सती एक्ट बना था। इन्हीं ज्ञानदूत क्लासेस में ये चर्चा आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ बनाता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो कोई लॉ बनाता है। 3 प्रकार की सूचियां हमारे यहाँ बनी हुई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जब स्टेट लिस्ट के मुद्दे पर स्टेट कोई कानून बनाता है तो, और उसके बाद जब कोई मैटर डिस्प्यूट में आ जाता है और सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है वो उस पर लॉ बना देती है, तो क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया कानून अधिभावी होगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम जो क्वेश्चन मूल पूछा गया उस पे आते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया है और उससे राज्य सरकार असहमति है, तो राज्य सरकार बेशक असहमत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ का जो संघीय ढांचा है वो इस प्रकार का बना हुआ है कि जब केंद्र सरकार किसी राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर स्टेट लिस्ट के या कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर भी कानून बना देती है तो वो संपूर्ण देश में लागू होगा और राज्य सरकार उसको मानेगी। अभी कोई तो कह देगा कि जीएसटी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया और हम तो नहीं मानते, तो मत मानो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की कितनी शक्ति प्राप्त है? सो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां जो है वो पार्डन पावर्स में दी गई है और कंपैरिजन जो गवर्नर्स है उनके साथ भी किया गया है। गवर्नर को आगे क्वेश्चन शायद और भी पूछा है स्टूडेंट्स ने कि क्या गवर्नर को क्रिमिनल मैटर्स में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है क्या? देखिए, इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो है दंडों का लघुकरण, परिहार, निलंबन, इस प्रकार के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। गवर्नर कभी भी मृत्यु दंड को क्षमादान नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति महोदय मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां है इसमें असीमित है। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी है, उसके बाद अगर वो महामहिम राष्ट्रपति के पास क्षमादान की याचिका लेकर के जाता है और राष्ट्रपति महोदय ये उपयुक्त समझते हैं कि इसको क्षमा कर दिया जाए या उसकी सजा को जो मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या कम सजा में बदल दिया जाए या रिहा कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति को इस मामले में, क्षमादान के मामले में, मृत्यु दंड तक को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 1 सबक्लोज 1 का सी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? शायद ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। यस, जो क्वेश्चन है आपका वो है 19C, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 19C कुछ नहीं है, 19(1)C है वो। 1C है। 19(1)C जो है वो राइट टू एसोसिएशन है,
इसके बारे में जब हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे उसके तब हमने विस्तृत चर्चा की थी कि भारतवर्ष में जो है वो नागरिकों को सभा संघ सम्मेलन करने की शक्तियां प्रदान की गई है और वो उनका फंडामेंटल राइट है, मूलभूत अधिकार है। तो ये जो है आर्टिकल 19C जो है वो सभा और संघ का जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ सर, अगला क्वेश्चन है सर, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो किस आर्टिकल में इंक्लूड है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता है या राइट टू प्रॉपर्टी? आपका क्वेश्चन जो मेरे पास आया वो राइट टू प्रॉपर्टी का है। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? तो इसका आंसर सर बता चुके हैं हमें पहले भी ज्ञानदूत की क्लासेस में कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर प्लीज, आर्टिकल 19F में। ये क्वेश्चन आया नहीं था मैडम, प्रेस वाला मेरे नहीं पास सर, नहीं आप था। मुझे बता वैसे हम चुके इस पे चर्चा कर भी चुके हैं और आपने भी बहुत अच्छे से बता दिया, आपने भी बहुत अच्छे से बता दिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 19F में संपत्ति से संबंधित जो प्रावधान हैं जिन्हें संपत्ति 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए, ये संपत्ति से संबंधित क्या प्रावधान थे सर, ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए बिल्कुल, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट था। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विनोबा भावे हमारे यहाँ एक आंदोलनकारी हुए हैं, समाज सेवक हुए हैं जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। भारतवर्ष में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी रखने का असीमित अधिकार देता था। इसके तहत ये था कि जो राजाओं महाराजाओं और दूसरे लोगों के पास, पूंजीपतियों के पास दुनिया भर की संपत्तियां थी, जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, महल या हाथी घोड़े, सारी प्रकार की प्रॉपर्टीज जो थी और वो उनका फंडामेंटल राइट था। इस चीज को देखते हुए तत्कालिक प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक एक्ट पार्लियामेंट में लेकर के आई थी जिसे प्रिवी पर्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। और उस एक्ट के बाद में जो है वो इसको फंडामेंटल राइट से हटा करके आर्टिकल 300A में एक संविधान संशोधन करके जोड़ा गया जिससे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसको केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। अब आप संपत्ति रख तो सकते हैं लेकिन उसकी लिमिट तय की जा सकती है और उस पर टैक्सेज इंपोज किए जा सकते हैं। तो इस आधार पर जो है वो अब संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं रहा, ये केवल एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंडमेंट इन प्रियम्बल, प्रियम्बल में क्या संशोधन किया जा सकता है या किस लिमिट तक किया जा सकता है, इसके बारे में। प्रस्तावना में जो है वो इंद्री बेरुबारी से हम स्टार्ट होते हैं कि हालांकि ये क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं था आपका। इंद्री बेरुबारी में ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद गोलकनाथ का केस आया, केशवानंद भारती का केस आया, संजीव कोकमल मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, ऐसे बहुत सारे केसेस आए। अब मैं बता दूं कि प्रारंभ में, क्योंकि जब हम मूल कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं और उसको खोलते हैं तो सबसे पहले पेज पर ही प्रियम्बल आती है, बट उसमें कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल 1 आगे से शुरू होता है, प्रस्तावना में कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया है। तो इस आधार पे इंद्री बेरुबारी में कह दिया गया कि ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे जब चल के देखा गया कि जब पूरा संविधान का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था उसके बाद हमारी प्रियम्बल लिखी गई, इसलिए कोई आर्टिकल जो है वो उसमें निहित नहीं है। बट अब संजीव कोकमिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या 1984 के केस के बाद में बिल्कुल ये स्पष्ट हो गया, क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसमें संशोधन वहां तक किया जा सकता है जहां तक कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचा नष्ट ना हो। और इसमें मूलभूत ढांचे को भी स्पष्ट कर दिया गया कि क्या क्या चीजें आती है, जो मूल भावनाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो मूल ढांचे में समाहित कर दी गई। तो अब इटसेल्फ आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन है वो भी इसमें
शामिल कर दिया गया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें हैं उनको छोड़ करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडमेंट अप टू द बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर कैन आल्सो पार्डन इन क्रिमिनल केसेस? Yes. It is also cleared in our prior question regarding President of India. Comparatively, I explained both. यहाँ जो गवर्नर है उसको क्रिमिनल मैटर्स में पार्डन पावर्स तो है, लेकिन पार्डन पावर्स लिमिटेड है, सीमित है। जितनी शक्तियां राष्ट्रपति की है उतनी नहीं है। इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गवर्नर को मृत्यु दंड के क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को क्रिमिनल मैटर में अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो राज्यपाल को मृत्यु दंड क्षमा करने की या उसके लघुकरण, परिहार या निलंबन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ये महामहिम राष्ट्रपति तक ही सीमित है। हाँ, गवर्नर जो है वो कुछ सजाओं को कम कर सकता है, यानी उसका लघुकरण कर सकता है, कुछ समय के लिए निलंबन कर सकता है। जैसे पैरोल इत्यादि के मामलों पर जो वो गवर्नर निर्णय ले सकते हैं पैरोल बोर्ड की सिफारिशों पे, लेकिन केवल जो है वो अपनी शक्तियों के अधीन रहते हुए वो क्षमादान कर सकता है। मृत्यु दंड का क्षमादान करने की शक्ति महामहिम राज्यपाल में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास अभी आया है, तीन चार स्टूडेंट्स ने पूछ लिया। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्चरी एंड प्रोहिबिशन रेट? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अलग अलग रखिए, अलग अलग। सर देखिए, नाउ क्लियर सर? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। सर, बच्चों ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्चरी एंड प्रोहिबिशन रेट? उत्प्रेषण रेट और प्रतिषेध रेट में अंतर बताइए, ये पूछा है सर बच्चों। देखिए, बेसिकली इन दोनों रेट्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही अपर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट्स के लिए यानी अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी की जाती है। प्रतिषिद्ध का मतलब है कि उस चीज को रोक देना कि आप ऐसा मत करिए, और उत्प्रेषण का मतलब है कि हमें उत्प्रेषित कर दीजिए, हमें भेज दीजिए। बेसिक डिफरेंस यही है। लेकिन ये जो समानता इसमें है वो ये है कि अपर कोर्ट के द्वारा यानी बड़ी अदालत के द्वारा छोटी अदालत को इस प्रकार की रिट्स जो वो जारी की जाती है। तो उत्प्रेषण का मतलब तो सीधा है, प्रतिषेध का मतलब है कि आप ऐसा मत करिए, इसको रोक देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी आप या तो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है या कोई दूसरी चीजें हैं। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि उत्प्रेषण में कोर्ट उस मामले को मंगवा करके देखना चाहती है। ये बहुत जरूरी नहीं है कि उसमें वो निर्णय भी करे, वो वापस उसी स्वरूप में भेज सकती है, लेकिन वो अपने पास मंगाती है, इसलिए उसके लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है कि हमें उत्प्रेषित कर दीजिए, हमें भेज दीजिए। दीज आर द बेसिक डिफरेंस, नथिंग मोर। The next question है, difference between habeas corpus and section 97 in CRPC? Yes मैम, परमादेश के बारे में कल हम रिट्स में चर्चा कर चुके हैं। परम आदेश कि हम आदेश देते हैं, इसमें हाईकोर्ट आदेश देता है कि यू हैव टू डू सो, आप ऐसा करिए। लोक अधिकारी को जब वो अपने कर्तव्य से विहीन रहता है और करता नहीं है और इस प्रकार की पिटीशन कोर्ट के सामने लाई जाती है, तो कोर्ट इसमें आदेश देता है कि आप ऐसा करिए। 97 सीआरपीसी जो है वो है सर्च वारंट के संबंध में। किसी सैदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए अगर उसको कहीं तलब करना है या तो उसको कहीं बुलाया जाना है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया जाता है, चाहे वो जेल में बंद हो या कहीं और बंद हो। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्च वारंट जारी करके और सक्षम प्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आगे का निर्णय वो मजिस्ट्रेट लेता है कि उसका क्या किया जाए। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। सर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरेटिव पिटीशन भी क्या रिट में इन्वॉल्व होती है? नो, नेवर। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो कोर्ट में जाने का एक अंतिम हथियार है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी जाती है, तो केवल एक ऑप्शन लास्ट बचता है। कभी कभी इसे जो क्यूरेटिव पिटीशन है इसको हम जो है उपचारात्मक याचिका के रूप में देखते हैं कि जब और कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचा है तो एक उपचार के रूप में उसको
लाया जा सकता है। तो दिस इज पिटीशन, नॉट एनी टाइप ऑफ रिट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि आपने बहुत अच्छा समझाया था कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं, आर्टिकल की फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होते हैं तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये है, क्या मूल अधिकारों का हनन होने पर हाई कोर्ट में पहले जाना जरूरी है क्या सर? कोई जरूरी नहीं है, आप 32 में सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तब अगर आप डायरेक्टली 32 में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हो तो आपको ये बताना तो जरूर पड़ेगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। बट 32 में अगर आप इस प्रकार की पिटीशन लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से इनकार नहीं करेगा, वो सुनेगा उसको। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत रेमेडियल आपका राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन हाई कोर्ट में को भी 226 में इस प्रकार के पावर्स दिए गए सुविधा के लिए कि उसी क्षेत्र का व्यक्ति उसी क्षेत्र के उच्च न्यायालय में जाकर के अपने मूलभूत अधिकारों को लागू करवा सके। लेकिन अगर वो किसी कारण से हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर रहा है इस प्रकार के मामले में, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, बस बशर्ते कि वो इस कारण का उल्लेख करे कि वो इसलिए जो वो हाई कोर्ट में नहीं गए। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लोकस स्टैंडर्ड। मैम आवाज क्लियर नहीं है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज लोकल स्टैंडर्ड? ओके, सुने जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, इसके बारे में भी हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कल थोड़ी सी चर्चा की थी। देखिए, जो लोकस स्टैंडर्ड क्लॉज है वो बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से संबंध रखता है। जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है और विशेष करके सिविल मामलों में जब किसी के अधिकार प्रभावित होते हैं तो ये उसको चाहिए कि वो स्वयं कोर्ट को अप्रोच करे, वो खुद जाए और सूट फाइल दायर करे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर कोर्ट में जाता है कि रामलाल जी ने श्यामलाल जी के 5 लाख रुपए ले लिए, इसलिए महेश जी जाते हैं कि रामलाल जी से रुपए दिलवाए जाएं, तो कोर्ट कहेगी हु आर यू मिस्टर, गेट आउट, आप क्यों आए हो, आपका राइट ही नहीं है। तो ये जो 1980 से पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जब तक नहीं आई थी तो भारतवर्ष में सिर्फ यही था कि दूसरा कोई व्यक्ति कोर्ट को अप्रोच करता था तो कोर्ट उसको मना कर देती थी सुनवाई के लिए कि जो व्यक्ति पीड़ित है उसको आने दीजिए, हम उसी को सुनेंगे। लेकिन जब ये देखा गया कि भारतवर्ष की जो स्थिति थी वो, जैसा कि मैंने बताया कि 1980s के दौर में मोर देन 60% लोग जो वो अशिक्षित थे, उनको संविधान के बारे में, कानूनों के बारे में, मूलभूत अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती थी और वो शोषित दर शोषित होते रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने बताया था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती और आरएस पाठक, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, इन लोगों ने मिलकर के इस प्रकार के प्रयास जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत किए और इस प्रकार से जो है वो कहा गया कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, रेमेडी देने के लिए वाइड लेवल पे जो है वो लोगों को उपचार मिल सके, इसलिए लोकस स्टैंडी क्लॉज में छूट दी जानी चाहिए। तो ये जो सीपीसी के अंतर्गत प्रोविजन था, हाई कोर्ट्स इसमें छूट देते हुए, या ये मैं क्लियर कर दूं, कल भी मैंने बताया था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है वो लोअर कोर्ट्स में संचालित नहीं लगाई जा सकती है, केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के तहत ही ये लगाई जा सकती है। तो कोर्ट्स में जब इस प्रकार की पिटीशंस जाती है तो वो सबसे पहले इसमें सुने जाने के अधिकार में छूट देती है और तब किसी अन्य व्यक्ति को वो सुनती है, वास्तव में चाहे वो व्यक्ति प्रभावित हो या नहीं हो। जहां वाइड पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हो, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में जा रहा है तो फिर उसको सुनता है। तो यह है सुने जाने का अधिकार। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन करेंटली? भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं सर? 104 संविधान अब तक, संविधान संशोधन जो है वो अब तक हो चुके हैं। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता चलता कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, शायद कम ही होंगे आज, लेकिन सर काफी है, 87 है सर अभी अपने पास लाइव। ये क्वेश्चन बार बार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा रहा है कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल, अभी आरएस में भी ये पूछा जा रहा है, कॉलेज लेक्चरर में भी ये पूछा गया था, जेलों में पूछा गया है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसने भी ये रेज किया है। अब तक 124 संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं, लेकिन वो जो पारित होने वालों की संख्या है वो 104 है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पारित हो चुके हैं अभी तक, बाकी रखे हुए हैं। शायद कुछ और नेक्स्ट जो हमारा ये वर्षाकालीन सत्र आएगा, अगर फिजिकल हो पाया, ठीक से चल पाया, कोरोना कंट्रोल हुआ, तो काफी जो है वो हमारे बिल पारित होने की संभावना है। तो नंबर ऑफ टोटल अमेंडमेंट्स इज 104। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अपना अबाउट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, स्टेट लीगल सर्विस एंड नेशनल लीगल सर्विस। यस, देखिए, न्याय देरी से दिया जाना न्याय न दिए जाने के समान होता है। जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। दूसरा, ये एक अवधारणा भारतीय समाज में ये बन गई थी कि पैसे वालों को तो न्याय मिल जाता है और गरीब व्यक्तियों तक न्याय नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें आगे हम देखेंगे न्याय आपके द्वार तक की अवधारणा जो इसमें शामिल है। इसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1997 पारित किया। इसमें इस प्रकार के प्रावधान कर दिए गए कि हर जिला स्तर पर और हर तहसील स्तर पर कोर्ट्स के द्वारा, जजेस के द्वारा उन लोगों तक पहुंचा जाए, बेसिकली जो लीगल अवेयरनेस है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। तो इसके लिए एक्ट में ये प्रोविजन कर दिया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होगी, जिसके चेयरपर्सन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और बाकी के मेंबर्स होंगे। इसी प्रकार से स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन इसमें कर दिया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, जिसके चेयरपर्सन उस स्टेट के चीफ जस्टिस होते हैं और उसमें बाकी के दूसरे मेंबर्स होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तहसील या तालुक स्तर पर तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का भी प्रावधान है कि जो व्यक्ति केवल इसलिए कोर्ट में नहीं जा सकते, शोषण से नहीं बच सकते, अपने अधिकारों को लागू नहीं कर सकते कि उनके पास कोर्ट फीस के पैसे नहीं है या वकील करने के लिए पैसे नहीं है, तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत हकदार व्यक्तियों को इसको अभी नया परिभाषित कर दिया गया है। और जो छूट है वो पहले 1 लाख रुपए जिसकी वार्षिक इनकम थी, केवल उन्हीं लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता मिलती थी। अब इसको बढ़ा करके हाल ही में 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो हर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन कर दिया गया है। इसमें एक फुल टाइम सेक्रेटरी होता है जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का यानी राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज का अधिकारी होता है, उस स्टेट के हायर जुडिशियल सर्विसेज का अधिकारी होता है। और वो लीगल अवेयरनेस के लिए इस प्रकार के कैंप्स लगाता है समय समय पर। अभी कल जैसे आप लोगों ने इस प्रकार के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लोगो देखे होंगे कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन के लिए जो है वो अवेयरनेस, चाहे वो बाल विवाह की रोकथाम के लिए हो, चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए हो, या दूसरे प्रकार के मामलों में कोविड में भी लोगों की सहायता के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो इस प्रकार से जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना के माध्यम से, जिसका नियंत्रण सीधे सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास होता है। समय समय पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला विधिक सहायता, जिला विधिक प्राधिकरणों के लिए इस प्रकार के निर्देश जारी करते रहते हैं कि वो लोकल लेवल पर जाकर के लोगों में लीगल अवेयरनेस जारी करे। न केवल लीगल अवेयरनेस जारी करे बल्कि डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट का कार्य भी वो करे। तो लोकल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी विशेष करके फैमिली मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का जो वो बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको जो है वो अलग से भारत सरकार ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पारित करके और राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुक विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करके लोगों तक लीगल अवेयरनेस और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर जी, मैं जैसे चैट देख पा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि नागरिकों को भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? नागरिकों को? हाँ जी सर। देखिए, मूल अधिकार तो सारे नागरिकों को तो सारे ही प्राप्त है। हम व्यक्तियों की बात करें तो अलग है। जो सिटीजन्स है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हमें
6 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, जहां तक फंडामेंटल राइट की बात है। हाँ, फंडामेंटल राइट का ही पूछना चाह रहे हैं। जैसे ये इन्होंने आपने जैसे स्पेशली बताया सर कि 19 में व्यक्ति के साथ साथ ये नागरिकों को अधिकार प्रदान है, क्योंकि वहां नागरिक शब्द आया हुआ है। ऐसे ही बच्चा पूछना चाह रहा है कि और नागरिक शब्द कहाँ पर आया है? भाई सीधी सी बात है, व्यक्ति को हम वाइड लेवल पे लेते हैं। जब व्यक्ति है तो वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का व्यक्ति भी है, वो यूएसए का भी हो सकता है, वो यूके का भी हो सकता है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, भूटान का भी हो सकता है। तो आर्टिकल 21 का जो फंडामेंटल राइट है वो ही केवल व्यक्तियों को प्राप्त है। बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट इटसेल्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त तो है, ये उनके लिए बनाए गए हैं ये भाई। तो 14 से लेकर 35। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ नहीं पाए थे। आप संसदीय विशेषाधिकार किसे कहते हैं? आर्टिकल 105 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में प्रावधान करता है। जब हमारी पार्लियामेंट सत्र में होती है तो उस समय जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज तक भी विस्तृत किया गया है कि राज्य विधानमंडलों को भी प्राप्त है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हमारे विधायकों और सांसदों को विशेषाधिकार जो 105 में प्रोवाइड करवाए गए हैं। जैसे उस समय जो है वो संसद सत्र में, उस समय उसके गिरफ्तारी पर रोक, उसके पार्लियामेंट में जो उद्बोधन होते हैं उनके प्रकाशन पे रोक, असंसदीय भाषा अगर कोई इस्तेमाल की गई है तो उसको रिकॉर्ड से हटाए जाने पर रोक। तो इस प्रकार के जो विशेष अधिकार हमारे सांसदों को भारत के नागरिकों से अतिरिक्त दिए गए हैं, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव का मेंबर एमएलए होने के नाते उसको इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि उसको जो वो ऐसे समय में गिरफ्तार नहीं किया जाए जबकि संसद या विधानमंडल सत्र में हो, या उसके कार्रवाइयों के प्रकाशन पे उसको बोलने का असीमित सीमित अधिकार जो है वो सत्र में है उस समय ये दिया गया है। तो ऐसे और बहुत सारे अधिकार है जो सत्र में रहते हुए या सदन में रहते हुए तो हमारे विधायकों को और सांसदों को प्राप्त है। तो इसलिए इसे हम विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अंडर 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सर हमारा। आपको आने दो मैडम, लास्ट कुछ नहीं और कुछ तो पूछने दो बच्चों। जी सर, आ रहे हैं स्टूडेंट के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आर्टिकल संविधान संशोधन जो 104 हुआ है वो किससे रिलेटेड है? ये मैं बता चुका मैडम, ये अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर के लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा हुआ था। उनको जो रिजर्वेशन दिया गया है वो रिजर्वेशन जो है वो एक तो असीमित समय तक के लिए जो वो इसको बढ़ाया गया है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित 104वां संशोधन था संविधान संशोधन विधेयक। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर। बच्चों सब सेटिस्फाइड हैं आपके आंसर से? और नहीं, एक क्वेश्चन और आ रहा है सर, एक क्वेश्चन हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन भगवान जी बताएंगे, ये क्वेश्चन भगवान जी बताएंगे, उधर रेफर कर रहा हूँ। और नहीं, आरटीआई फंडामेंटल राइट है क्या सर? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू। आज के लिए आपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से इनके क्वेश्चन जो क्वेरीज थी उनको एक्सप्लेन किया है। सर आप प्रिंसिपल सर आप कुछ कहना चाहें? हाँ, माननीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर एस.के. सैनी साहब का बहुत बहुत आभार। 4-5 दिनों से लगातार हमारे चैनल के साथ संपर्क में है, जो आपने सहयोग बढ़ चढ़ करके दिए हैं, हमारी शॉर्ट नोटिस पर आपने अपनी भावनाएं रखी है, इसके लिए महाविद्यालय परिवार और ज्ञानदूत प्रोग्राम से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर की ओर से मैं आपका सहृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks a lot again, Professor Dr. B.R. Bisnoy, Principal Government Law PG College, and Meenakshi Madam, Parveen Ma'am, and entire GLC Bikaner team. Thanks a lot. Thanks a lot to Honorable Sandesh Nayak Sir, Commissioner College Education also. Thanks.